आज जिस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से दो फौजियों को एक आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जो कि मॉन्स्टर से भरा हुआ था। इस मूवी के अंदर हमें वर्ल्ड वार 2 का दौर दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे कैदियों को पकड़कर जापान वापस लेकर जा रहे थे। उन सभी कैदियों के बीच में एक सेटो नामी कैदी भी होता है जिसको सबसे अलग ट्रीट किया जा रहा था और उसे सबसे अलग रखा गया था। तभी वहाँ के दो फौजी उसे पकड़कर कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर के पास ले जाने पर कमांडर उसे बहुत ही हकारत भरी नजरों से देखता है। वो उसे कहता है कि तुमने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मौत की सजा बहुत ही आसान होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अलग सोचा है। अब फौजी एक और कैदी को पकड़ के लाते हैं जिसका नाम बॉर्सन होता है जो कि बरतानवी फौज का था। उसके दिल में जापानियों के लिए बहुत ही शदीद नफरत थी। अब वो कमांडर, बॉर्सन और सेटो दोनों को एक ही जंजीर के साथ आपस में बांध देते हैं। अब क्योंकि वो तो जापानियों के साथ बहुत ही नफरत करता था इसलिए वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मौत की सजा दे दो, लेकिन एक जापानी के साथ मत रखो। मगर इनकी बात को तो कोई भी ध्यान नहीं देता और अचानक से एक दुश्मनों का जहाज आकर इन पर अटैक कर देता है। साथ ही समंदर में मौजूद एक अबदोस ने इनके शिप पर एक मिसाइल फायर कर दिया था जिससे जहाज काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है और वो डूबने लगता है। अभी मौके का फायदा उठाकर बॉर्सन कमरे में मौजूद दोनों फौजियों को मार देता है। अब उस कमरे में सिर्फ ये दोनों और वो कमांडर बाकी रह गए थे। कमांडर अपनी गन निकालकर इन दोनों को शूट करने ही लगता है कि बॉर्सन कमांडर को धक्का देकर सेटो को भी अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है। इसी के साथ जहाज भी तबाह हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद बॉर्सन और सेटो तैरते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचकर वो दोनों थक हार कर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब सेटो की आंख खुलती है तो पहले उसे लगता है कि शायद वो ये कोई डरावना सपना देख रहा है, मगर जैसे ही उसकी नजर अपने पाँव में बंधी जंजीर पर पड़ती है जो कि बॉर्सन के साथ बंधी हुई थी, वो बॉर्सन को जगाने की कोशिश करता है। वो बॉर्सन को उठाने ही लगता है कि तभी उसकी नजर अपने साथ पड़ी फौजी की लाश पर पड़ती है जो कि पानी में तैरते हुए इनके साथ ही इस आइलैंड पर आ गई थी। उस फौजी की गन उठाकर बॉर्सन को शूट करने ही वाला होता है कि बॉर्सन को भी होश आ जाता है। वो भी फौरन उठकर उस पर ही अटैक कर देता है। अब इन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि पानी के अंदर से इनको किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज को इग्नोर करते हुए फिर भी एक दूसरे को मारने में ही मसरूफ होते हैं। अब सेटो बॉर्सन को उठाकर पानी में फेंक देता है, मगर बॉर्सन के जख्मी पांव से निकलते हुए ब्लड को सेंस करके वो क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो बिजली किसी तेज रफ्तार में आकर बॉर्सन को पकड़ अपनी तरफ खींचने लगता है। अब सेटो यहाँ पर अपनी गन निकाल कर उस क्रिएचर को ही शूट कर देता है क्योंकि बॉर्सन के पैर के साथ तो उसकी जंजीर बंधी हुई थी। गोली लगते ही वो क्रिएचर फिर से पानी में गायब हो जाता है। क्योंकि अब बॉर्सन काफी ज्यादा जख्मी था इसलिए वो सेटो से कहता है कि हम दोनों की लड़ाई से बहुत खतरनाक एक और चीज भी इस आइलैंड पर है और अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हम दोनों को आपस में मुआहदा करना होगा। बॉर्सन सेटो से पूछता है कि आखिर वो क्या चीज थी, मगर क्योंकि उन दोनों की लैंग्वेज तो आपस में मुख्तलिफ थी इसलिए उनको एक दूसरे की बात ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ सेटो जिसने उस क्रिएचर को देखा था वो काफी ज्यादा परेशान दिखता है। वो सोचता है कि क्रिएचर के हाथों से मरने से तो बेहतर है कि मैं अपने आप को खुद ही शूट कर लूं। अब वो अपने सर पर गन रखकर खुद को मारने ही वाला होता है कि बॉर्सन उसको एकदम से रोक लेता है। उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम दोनों को मिलकर उस क्रिएचर का मुकाबला करना पड़ेगा। बॉर्सन के इतने समझाने पर सेटो अब थोड़ा बहुत शांत दिखता है। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारा सामान पानी में बहकर इस आइलैंड पर आ गया था। बॉर्सन वहाँ पर पड़े एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें बहुत सारे सिगरेट्स दिखते हैं। वो सेटो को भी अपने साथ सिगरेट पीने की ऑफर करता है लेकिन सेटो इनकार कर देता है। अब उन दोनों ने उन डब्बों में से खाने पीने की और रात गुजारने की और भी बहुत सारी चीजें तलाश की। अब सेटो जो कि अपने साथ उस फौजी का जूता लेकर आया था वो उसे अपने पाँव में पहनने की कोशिश करता है।
लेकिन क्योंकि पाँव में जंजीरों की वजह से वो उस जूते को पहन नहीं पाता, इसलिए वो एक जूता खुद पहनता है और दूसरा जूता बॉर्सन को पहनने के लिए देता है। लेकिन बॉर्सन जो कि जूता लेने से भी इनकार कर देता है, वो कहता है कि वो किसी भी जापानी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अब सैटो कुछ क्रैब्स को पकड़कर उसे पकाकर बॉर्सन को खाने की ऑफर करता है। पहले तो वो सैटो से कुछ चीज लेने से हिचकिचाता है, लेकिन फिर काफी ज्यादा भूख लगने की वजह से वो आखिर में उसे ले ही लेता है। खाना खाते हुए ये दोनों आपस में बातें भी करते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज भी कुछ कुछ समझ में आने लगती है। सैटो को तो बॉर्सन का नाम भी याद हो गया था। बॉर्सन सैटो से पूछता है कि अब हम इन जंजीरों को कैसे काटेंगे, जिस पर सैटो कुछ भी जवाब नहीं देता और सोचने लगता है। बॉर्सन वहाँ पर पड़े हुए सामान को इकट्ठा करके एक हथियार बनाता है और उस हथियार के साथ जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्योंकि जंजीर तो काफी ज्यादा मजबूत थी, सैटो उसको जंजीर के एक कमजोर पॉइंट पर मारने का इशारा करता है। बॉर्सन के उस पॉइंट पर 2 वार करते ही वो जंजीर टूट जाती है। इसके बाद वो खुशी से दोनों नाचने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अब जंजीरों से आजाद हो चुके थे। मगर यहाँ पर उन दोनों की आवाज ने अंधेरे में छुपी किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और वो चीज इनकी तरफ अब बढ़ने लगी। तभी बॉर्सन को यह एहसास होता है कि इनके पीछे कोई चीज आ रही है। यहाँ दोनों अपने अपने हथियार उठाते हैं और उस चीज को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं। ये उसको ढूंढ ही रहे होते हैं कि इन्हें जमीन पर किसी चीज के पाँव के निशान नजर आते हैं। अभी ये उन निशानों को देख ही रहे होते हैं कि पीछे से इन्हें कुछ इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये फौरन से भागकर छुप जाते हैं। छुपकर देखने पे इन्हें पता चलता है कि वो 2 जापानी फौजी हैं, जिनके साथ एक कैदी भी है। यहाँ पर बॉर्सन को अब शक होने लगता है कि शायद सैटो उसका साथ छोड़ देगा। अब सैटो यहाँ पर बॉर्सन का एतमाद जीतने के लिए अपना हथियार भी बॉर्सन को दे देता है। अपना हथियार देने के बाद वो खुद जाकर एक साइड पर लेट गया। जब फौजियों की नजर उस पर पड़ती है तो वो फौरन उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उन्हें देखते ही कहता है कि रुको रुको, गोली मत चलाना, मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूँ। बॉर्सन जो कि ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है, उससे तो ये पता भी नहीं था कि असल खतरा तो उसके पीछे है। इसके बाद सैटो अपने दोनों फौजी साथियों के साथ गपशप लगाने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे अलावा भी कोई बचा है, जिस पर वो बताते हैं कि नहीं, सिर्फ हम लोगों ने ही लाइफ जैकेट पहनी थी। दूसरी तरफ बॉर्सन को अपने पीछे किसी चीज का एहसास होता है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वही समंदर वाला क्रिएचर अब उसके पीछे खड़ा था। डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं था। मगर अब फौजियों को भी सैटो पर शक होने लगता है। उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अलावा भी इस आइलैंड पर और कोई है। इस पर सैटो तो इनकार करने लगता है, लेकिन तभी उन फौजियों को यहाँ पर बॉर्सन के कुछ कपड़े भी मिलते हैं और वो सैटो से कहने लगते हैं कि जहाज डूबने से पहले हमने एक अफवाह सुनी थी। इसमें बताया गया था कि एक गद्दार और उसके साथ किसी दुश्मन को जंजीर के साथ बांधकर पानी में फेंक दिया गया था। तभी जैसे ही उन्होंने सैटो के पांव से कपड़ा हटाया, वो समझ गए कि सैटो ही गद्दार है। फिर वो फौजी अब सैटो को धमकाने लगते हैं, हमें जल्दी से उस दुश्मन के बारे में बताओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। इसी दौरान अब पूरे आइलैंड पर एक चिंगाड़ की आवाज सुनाई देती है और वो कैदी डर के मारे चीखने लगता है कि ये किसी इंसान की आवाज तो नहीं हो सकती। वो फौजी अब एक दूसरे फौजी को ऑर्डर देता है कि जाकर चेक करो कि आखिर ये आवाज किसकी थी। वो आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो बॉर्सन के पास पहुंचता है, उसे फिर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, मगर फिर भी वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक हार के थाने पर जा पहुंचता है। जैसे ही वो हार के अंदर इंटर होता है, वो क्रिएचर उसके पीछे ही खड़ा था। फौजी को जैसे ही अपने पीछे किसी चीज का एहसास होता है, वो फौरन उसे अटैक करने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर तो एक ही झटके में उसका बाजू तोड़कर अलग कर देता है और अब उसके चीखने की आवाज पूरे आइलैंड पर गूंजने लगी। दूसरी तरफ वो फौजी सोचने लगता है कि शायद ये सब कुछ सैटो की वजह से हुआ है। जैसे ही वो सैटो को मारने लगा होता है, बॉर्सन पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। अब वो जैसे ही गन के साथ उसे शूट करने वाला होता है, वो क्रिएचर एकदम से दूसरे फौजी का सर काट कर उनकी तरफ फेंक देता है। को देख कर ये दोनों भाग कर छुप जाते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर आकर उसी जख्मी फौजी के सामने खड़ा होता है। फौजी के भी पहले फौजी की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनके साथ जो कैदी था वो अब डर के मारे भागने लगता है, मगर वो क्रिएचर उसे भी पकड़ लेता है। सैटो और बॉर्सन दूर से छुपकर ये सभी मंजर देख रहे होते हैं। सैटो बॉर्सन से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी उस क्रिएचर की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, इसलिए वो उन्हें भी फॉलो करने लगता है। भागने के दौरान बॉर्सन का पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी क्रिएचर आकर उसे भी पकड़ लेता है। वो जैसे ही
उसे मारने लगा होता है तो सैटो आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैटो के हमले की वजह से वो क्रिएचर भी दूर जा गिरता है। अब सैटो बॉर्सन को उठाता है और फिर से दोनों भागने लगते हैं, मगर भागते हुए एक ढलवान से फिसल कर एक खाई में जा गिरते हैं, जिससे उनको काफी ज्यादा चोटें आती हैं। अगली सुबह जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जख्मी थे और सैटो को तो कंधे पर कोई नुकीली चीज भी स्टैब हो गई थी, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से चीखते हुए अपने अंदर से निकालता है। बॉर्सन भी लकड़ी के एक तन्ने के ऊपर गिरा हुआ था। बॉर्सन को जैसे ही होश आता है वो जरा सा मूव करता है तो लकड़ी से नीचे जाकर पत्थर के ऊपर जा गिरता है। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो चुके थे। तभी सैटो को भी झील के पानी के अंदर से एक फौजी की तलवार मिलती है। सैटो जो कि झील के साथ साथ अब चलने लगता है, लेकिन तभी उस क्रिएचर की बहुत ही जोरदार चीख गूंजती है, जो कि अब इन दोनों को सुनाई देती है। अब ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश भी करने लगते हैं। इधर सैटो भी झील के किनारे मारा मारा फिर रहा था, दूसरी तरफ बॉर्सन जंगल में सैटो को ढूंढ रहा था। सूरज भी अब आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगता है। बॉर्सन उस झील से पानी पीने के लिए जाता है। ऐसे ही वो पानी पीकर वापस अपनी जगह पर आकर लेटता है। उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो देखता है कि उसके साथ बहुत बड़ा मगरमच्छ मौजूद था, जो कि इसी की तरफ देख रहा था। बॉर्सन को ये समझ आ जाती है कि वो अब इससे बचकर कहीं भाग नहीं सकता, इसलिए वो बिना हरकत किए अपनी जगह पर ही लेटा रहता है। मगरमच्छ भी कुछ देर उसे घूरने के बाद वापस नदी में चला जाता है। मगरमच्छ को वापस जाता देखकर बॉर्सन की अब सांस में सांस आई। वो वापस उठकर पीछे की तरफ भागने लगता है और किसी तरह से ऊपर झरने तक पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पर खड़ा होता है तो उसे वही क्रिएचर दूर से नजर आता है। क्रिएचर सैटो के दिए हुए जख्म के ऊपर अब मरहम भी लगा रहा था। यहाँ बॉर्सन को समझ आ जाता है कि वो क्रिएचर कोई बेवकूफ या नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक सोच और समझ रखने वाला एक समझदार क्रिएचर है, जिसने अपने जख्मों को ठीक करने के लिए मरहम तक बना लिया था। वो जल्द से जल्द ये बात सैटो को ढूंढ कर उसे बताना चाहता है। अभी वो उसको ढूंढने के लिए वापस जाने ही वाला था कि वो देखता है कि वो ही मगरमच्छ अब उस क्रिएचर पर भी अटैक कर देता है। इसी दौरान वो दोनों नदी के अंदर गिर जाते हैं। काफी टाइम लड़ाई के बाद तो अब नदी का पानी भी सुर्ख हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर मगरमच्छ को पकड़े पानी से बाहर आता है। उसने उस मगरमच्छ को दोनों जबड़ों से ही चीर दिया था। बॉर्सन तो उसकी ये ताकत देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। क्रिएचर पानी से बाहर आते ही फिर से एक जोरदार चीख मारता है, जो कि सैटो भी सुनता है। सैटो तो अभी भी जंगल में फंसा हुआ था। सैटो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि दरख्त के साथ एक फौजी की लाश लटक रही है। जैसे ही वो लाश को देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो फिसल कर एक गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसी के जैसे दिखने वाला एक और क्रिएचर उसके सामने पड़ा था। देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर कुछ ही देर के बाद उसे एहसास होता है कि वो तो मरा हुआ है। उसके बाद वो किसी तरह से खुद को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। उस फौजी की तलाशी भी लेने लगता है। तलाशी के दौरान उसे उस फौजी के पास से एक गन भी मिलती है। उस गन से निकले हुए शेल भी नीचे पड़े हुए थे, जिससे ये साफ जाहिर था कि उसी ने इस क्रिएचर को मारा होगा। सैटो के पास अब एक गन और एक तलवार मौजूद थी, जिससे वो उस क्रिएचर का मुकाबला करने को सोचता है। वो उन दोनों हथियारों को लेकर जब आगे बढ़ता है उसे रास्ते में पानी के अंदर प्लेन का मलबा भी मिलता है। प्लेन के अंदर जाकर कुछ चीजें सर्च करने लगता है। उसी तरफ बॉर्सन को भी उस प्लेन का टूटा हुआ एक और हिस्सा मिलता है। वो प्लेन का बाकी हिस्सा तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे प्लेन का वो हिस्सा भी मिल जाता है। जब उस प्लेन के अंदर झांकता है तो उसे वहाँ पे काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लाइटर, सिगरेट और फ्लेयर गन वगैरह। तलाशी के दौरान उसे वहाँ पर एक और भी चीज मिलती है, जिसे गौर से देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये तो बॉम्ब है। बॉम्ब को देखने के बाद उसके जहन में एक आइडिया आता है। बॉर्सन कुछ देर रिलैक्स होने के लिए बैठकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे और कोई नहीं बल्कि सैटो खड़ा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। बॉर्सन उसे थोड़ा रिलैक्स होने को कहता है, मगर वो अब भी कांप रहा था। बॉर्सन को कुछ दिखाने के लिए एक तरफ चलने का इशारा करता है और चलने के बाद जब वो एक हार के अंदर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उसी क्रिएचर के एक मादा ने और भी बहुत सारे अंडे दिए हुए थे। इसके अंदर उसी की तरह के और भी बहुत सारे क्रिएचर्स बन रहे थे। बॉर्सन अब जैसे ही बेवकूफी में उसके पास जाने लगता है। सैटो उसे मना करता है, अगर उन्होंने इस मादा को नुकसान पहुंचाया तो बाकी के सारे क्रिएचर्स इनके लिए बहुत ही डेंजरस साबित होंगे। लेकिन बॉर्सन के दिमाग पर तो जैसे खून सवार था। वो कहता है कि या तो आज ये बचेंगे या फिर हम लोग। तो सैटो को वहाँ से लेकर अपने साथ जाने को कहता है और अपना प्लान भी शेयर करता है। सैटो को वो ही बॉम्ब भी दिखा
आता है। आती हुए सैटो से कहता है इस बॉम्ब को उस मॉन्स्टर के घर ले जाने में मेरी मदद करो। अब उस बॉम्ब को उठाकर किसी तरह से उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उस बॉम्ब के ऊपर लगा हुआ ट्रिगर तो अब टेढ़ा हो चुका है। उसको सीधा करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सैटो से कहता है कि हमारे पास वक्त कम है, ये किसी टाइम भी फट सकता है। बॉर्सन उसे बताता है कि उसने उस प्लेन के अंदर एक हथौड़ा भी देखा था जिसकी मदद से वो इस बॉम्ब को फोड़ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों हथौड़ा लेने के लिए प्लेन के पास जाते हैं। तभी उनको दोबारा से उसी मॉन्स्टर की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो कि इस मर्तबा बहुत ही करीब से आ रही थी। बॉर्सन एक फ्लेयर गन फायर करता है ताकि वो उसको देख सके। सैटो जो कि अब बाहर पैरा दे रहा था और बॉर्सन प्लेन में वो हथौड़ा ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर एकदम से सैटो के सामने आ जाता है। सैटो तलवार की मदद से उसका मुकाबला करने के लिए खुद को रेडी करता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान में काफी फाइट होती है, मगर वो क्रिएचर तो काफी ज्यादा समझदारी के साथ उससे लड़ाई कर रहा था और था भी काफी ज्यादा ताकतवर। सैटो भी उसको धकेलते हुए किसी तरह से प्लेन के करीब ले जाता है। वहाँ पर मौजूद बॉर्सन फौरन ही उस हथौड़े के साथ उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और उसको काफी ज्यादा जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। अब वो ऊपर देखते हैं कि जो फ्लेयर गन उन्होंने फायर की थी वो भी अब बुझना शुरू हो गई थी। हर तरफ फिर से अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। जैसे ही वो सामने देखते हैं तो वो क्रिएचर अपनी जगह से गायब हो चुका था। वो दोनों फिर से उठते हैं और हार के अंदर जाते हैं ताकि वो अपने काम को सरअंजाम दे सके। सैटो जो कि फिर से पैरा देने लगता है और बॉर्सन उस हथौड़े की मदद से बॉम्ब का ट्रिगर ठीक करता है। अब फिर से वो क्रिएचर पीछे से आकर बॉर्सन पर ही हमला कर देता है। इससे पहले कि वो बॉर्सन को मार सकता, सैटो पीछे से आकर अपनी तलवार उसके अंदर स्टैप कर देता है। उसका सर तन से जुदा करने ही वाला था कि वो क्रिएचर एकदम से सैटो को जोरदार लात मारता है। इसकी वजह से ये पीछे जा गिरता है। इस बार उसने बॉर्सन को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। सैटो जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाता है और वो ही गन उठाकर उस पर फायर कर देता है। गोली जाकर सीधा उसकी आंख पर लगती है। उनकी आंख में गोली लगने की वजह से वो क्रिएचर बॉर्सन को भी छोड़ देता है। सैटो दोबारा से उस पर फायर करने लगता है, लेकिन इस बार निशाना चूक गया था। सैटो फौरन अपना रुख बदलता है और अगली गोली वो उस अंडे पर जाकर फायर करता है। अंडा टूटते ही उसका एक बच्चा नीचे जमीन पर आ गिरता है, जिससे वो मादा अब काफी ज्यादा गुस्से में थी। सैटो जो कि बॉर्सन की मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर बॉर्सन काफी ज्यादा जख्मी था। सैटो को फौरन इस घाट से निकल जाने को कहता है। सैटो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी था, मगर फिर भी वो उस घाट से बाहर निकलने में किसी तरह से कामयाब हो ही जाता है। वो क्रिएचर भी अपने बच्चे को उठाकर अब बॉर्सन के पास गुस्से में चली आती है। बॉर्सन जल्दी से उस बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है, मगर वो बॉम्ब तो फटता ही नहीं। अभी उसके दिमाग में सैटो की कही हुई बात याद आती है। फौरन से उस बॉम्ब के ऊपर हथौड़े से जर्ब लगाता है। अभी अचानक अब एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसको सैटो भी दूर से देखता है। अपने दोस्त को खो देने की वजह से वो काफी ज्यादा गमज़दा था, लेकिन तभी उसे फिर से उस क्रिएचर की चीख सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो क्रिएचर तो अभी भी जिंदा है। वो फौरन उठता है, हिम्मत करते हुए उन झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो फौरन झाड़ियों से भागते हुए समंदर के किनारे जा पहुंचता है। अब उसको आगे का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हिम्मत हारते हुए घुटनों के बल नीचे बैठ गया था। पर तभी उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आती है। इसकी वजह से अब वो उस क्रिएचर से लड़ने का फैसला करता है। वो क्रिएचर भी उसका पीछा करते हुए अब वहाँ पर पहुंच चुका। क्रिएचर देखता है कि एक आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। अब वो फौरन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन असल में ये सैटो की चाल थी। वो तो पीछे रेत में छुपा हुआ था। फौरन उस रेत से निकलता है और अपनी तलवार की मदद से उस क्रिएचर पर एक जोरदार जर्ब लगाता है, लेकिन उसके पंजे की वार की वजह से अब सैटो भी और ज्यादा जख्मी हो गया था। एक मर्तबा फिर से वो अपनी तलवार को उसके पेट के आर पार कर देता है। इसकी वजह से वो क्रिएचर भी अब काफी जख्मी होने की वजह से नीचे गिर गया। सैटो अब उसके पास जाता है और वो तलवार उसके मुंह के अंदर घुसाने के बजाय रेत में घुसा देता है और खुद भी आहिस्ता आहिस्ता एक हारे वो इंसान की तरह समंदर की तरफ चल पड़ता है। अब उसे पीछे से पत्तों से फिर से किसी की सरसराहट की आवाज आती है, मगर वो बिना देखे फ्लेयर गन से फायर कर देता है और खुद बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अमेरिकन जहाज में देखता है। यहाँ पर एक अमेरिकन ऑफिसर और साथ में जापानीज ट्रांसलेटर भी मौजूद था। वो उससे उसका जुर्म पूछ रहे थे कि आखिर उसको किस वजह से उस आइलैंड पर छोड़ा गया था। उन्हें बताता है कि उसने अपने कमांडर को मार दिया था क्योंकि वो उसके साथियों को बिला वजह मरवाने के लिए जंग में धकेल रहा था। वो ऑफिसर उससे पूछने लगता है कि क्या उसके साथ आइलैंड पर कोई और भी था। उसे फिर से बॉर्सन की याद आने लगती है। चुपचाप
इमोशनली उठता है और जहाज की खिड़की से उस आइलैंड की तरफ देखने लगता है। उसको ये एहसास होता है कि ये आइलैंड इस जैसे और भी बहुत सारी क्रिएचर से भरा पड़ा है और हमेशा इस आइलैंड पर उनका ही राज रहेगा। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।